तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आज हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक हमारा बेंडिंग स्ट्रेस का होगा, अगेन शियर स्ट्रेस और टॉर्जनल स्ट्रेस। तीनों टॉपिक के क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखे हुए हैं और तीनों टॉपिक के क्वेश्चन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन का लेवल वही है आपका जेके एसएसबी का प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई और आईईएस और गेट के प्रीवियस ईयर्स जो भी वन लाइनर है। मतलब ये पूरा प्रैक्टिस कर लोगे, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हो, इवन जेई लेवल या फिर एई लेवल या ईएस लेवल, ठीक है। और जितना मैंने क्लास में पढ़ाया है सारी चीजें यहाँ पे रहेंगी, उसी से बेस्ड है, कुछ उसके बाहर का नहीं है। जैसे पहला क्वेश्चन है, द बेंडिंग इक्वेशन इज रिटन एज। तो बेंडिंग इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, ऑलरेडी टोल्ड यू। बेंडिंग इक्वेशन हमारा क्या होता है? बेंडिंग इक्वेशन m बाई आई सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर, यही होता है बेंडिंग इक्वेशन हमारा। देखिए ये कौन से ऑप्शन में है? m बाई आई सिग्मा बाई वाई ई बाई आर, ये हमारा एकदम फिट बैठ रहा है दिस। दूसरा देखते हैं तो यहाँ पे आई बाई एम है, ये रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे m बाई आई है और y बाई सिग्मा है, ये भी गलत है। यहाँ पे m बाई आई सिग्मा बाई वाई एंड r बाई ई है, यहाँ पे देखिए ये गलत है, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। in case of beam bending, the term m by ei represent। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ये पूछ रहा है कि जो m by ei टर्म होता है, ठीक है, जो हमारा बेंडिंग इक्वेशन होता है वहां पे m by ei टर्म होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो m by ei पहले हम देख लेते हैं पूरे इक्वेशन को। बेंडिंग इक्वेशन को लिखिए। बेंडिंग इक्वेशन कैसे लिखेंगे हम? m by i सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू ई बाई आर। ये हमने याद कर लिया, ये इक्वेशन, छोटा सा इक्वेशन याद कर लिया। पूछ रहा है m बाई ई आई क्या रिप्रेजेंट करता है, तो सिग्मा बाई वाई को अभी हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हम m बाई आई और e बाई आर के टर्म में लिख लेते हैं, दिस इज e बाई आर, ठीक है। तो m बाई ई आई कैसे होगा? e को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? m डिवाइडेड बाई ई आई इज इक्वल टू 1 बाई आर हो जाएगा। m बाई ई आई इज इक्वल टू 1 बाई आर। अब बताइए m बाई ई आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 बाई आर क्या होता है? मैंने क्लास में बताया था 1 बाई आर, एक तो r होता है, r क्या होता है आपका? दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे मैंने इंफेसाइज भी किया था कि ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड अगेन 1 बाई आर मैंने बताया था इट रिप्रेजेंट्स कर्वेचर, ठीक है। वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए कैसे घुमा के पूछा है, डायरेक्टली 1 बाई आर नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि m बाई आई क्या रिप्रेजेंट करता है। तो हमने फॉर्मूला लगाया और देखा कि m बाई आर इज इक्वल टू 1 बाई आर एंड 1 बाई आर वी नो दैट 1 बाई आर इज इक्वल टू कर्वेचर। कर्वेचर कहाँ पे है? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बाकी देखिए शियर फोर्स, ये सब, रिजिडिटी ऑफ द सेक्शन, द स्ट्रेस, ये तीनों आपके ऑप्शंस नहीं होंगे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। द बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम इज गिवन बाय। बेंडिंग स्ट्रेस ऑन ए प्रिज्मेटिक बीम। अब फिर से बेंडिंग इक्वेशन देखिए, मैंने क्या बताया था कि जब हम बेंडिंग पढ़े थे, बेंडिंग चैप्टर, वहां पे मैंने बताया था कि आपको बेंडिंग इक्वेशन याद करनी है, ठीक है। और कुछ मैंने जो रिलेशंस बताए थे वो आपको याद करने हैं, सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, मोमेंट ऑफ एक्शन, सारी चीजें बेंडिंग इक्वेशन पे ही डिपेंड है। मतलब 70% क्वेश्चन आपका इसी इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाएगा। तो इस इक्वेशन का बहुत इंपॉर्टेंस है। द बेंडिंग स्ट्रेस, अब बेंडिंग स्ट्रेस पूछ रहा है, फिर से हम वही इक्वेशन लिखेंगे, फिर से वही इक्वेशन हम लिखेंगे, सिग्मा बाई वाई इज इक्वल टू m बाई आई इज इक्वल टू ई बाई आर, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस मैंने क्या बताया था, सिग्मा क्या होता है आपका? बेंडिंग स्ट्रेस होता है। y क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोइडल एक्सिस विच लेयर वी हैव टू फाइंड द बेंडिंग स्ट्रेस। तो y तो वो डिस्टेंस हो गया। m क्या होता है आपका? बेंडिंग मोमेंट होता है। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, E मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड 1 बाई आर इज कर्वेचर, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू, अब एक चीज आप देखिए, यहाँ पे जेड भी यूज किया है और वाई भी यूज किया है ऑप्शन में। तो पहले हम सिग्मा को क्या लिख सकते हैं? हम सिग्मा को लिख सकते हैं m डिवाइडेड बाई आई मल्टीप्लाई बाई वाई, हम लिख सकते हैं।
तो पहले हम देखेंगे ये हमारा ऑप्शन में है क्या, m बाई आई इंटू आई। देखिए m i बाई y लिखा है, m y बाई आई, ये है m बाई आई इंटू आई, ऑप्शन बी। और यहाँ पे क्या लिखा है, m y बाई जेड। तो z इक्वल टू क्या होता है, z इक्वल टू आपने पढ़ रखा है, z इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस डिवाइडेड बाई y मैक्स, यही होता है z का। z इक्वल टू i बाई y मैक्स होता है ना। तो अगर जब हम z यूज करेंगे तो ना वहां पे i होगा और ना ही y होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे y वर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे z के साथ y वर्ड यूज हुआ है, मतलब दोनों ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे देखना है एम वाई बाई आई, यही तो बैठ रहा है ना, एम वाई बाई आई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्म करता है, थोड़ा सा डायरेक्ट नहीं करता है, थोड़ा सा घुमाएगा ही वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर ए गिवन स्ट्रेस द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस of a beam of square cross section when placed with its two side horizontal to the moment of resistance with its diagonal horizontal is given by। ये क्वेश्चन मैंने कराया था आपको। ये कौन सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, ये क्वेश्चन था हमारा, एक स्क्वायर क्रॉस सेक्शन था हमारे पास, और इसी स्क्वायर क्रॉस सेक्शन को हमने क्या किया था, 45 डिग्री पे घुमा दिया था। तो घुमा देंगे तो ये कैसा बन जाएगा, डायमंड शेप का बन जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो इसका दोनों का हमने कंपेयर किया था। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विद द डायगोनल हॉरिजॉन्टल, दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। तो m1 हम निकाले थे, यहाँ पे निकालेंगे नहीं, वो आप क्लासरूम में देख सकते हैं। तो ये दोनों का जो रेशियो है, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन 1, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेक्शन 2, दैट इज द रेशियो रूट 2। ठीक है, अब यहाँ पे रूट 2 कहीं पे है, रूट 2 ये है। बट यहाँ पे हमेशा देखिए कि m1 m2 पूछ रहा है, मतलब स्क्वायर टू डायगोनल पूछ रहा है या डायगोनल टू स्क्वायर पूछ रहा है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे लिखा हुआ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ बीम ऑफ स्क्वायर टू डायगोनल, मतलब हमारा सही है m1 स्क्वायर m2 डायगोनल, m1 टू m2। कहीं कहीं क्या होता है कि डायगोनल टू स्क्वायर पूछता है, तो वहां पे रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से ध्यान से हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, तब अटेम्प्ट करना है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सेक्शन अंडरगोइंग प्योर बेंडिंग द न्यूट्रल सरफेस इज सब्जेक्टेड टू। जब आपका प्योर बेंडिंग होता है, कोई भी सेक्शन है सपोज, ठीक है, कोई भी सेक्शन है, तो उसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा प्योर बेंडिंग के केस में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लीनियर। ठीक है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये आपका कौन सा एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब बताइए कि न्यूट्रल एक्सिस पे कंप्रेशन स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, जीरो स्ट्रेन या नॉन ऑफ दी अबव, कौन सा ऑप्शन होगा? सर सी। जीरो स्ट्रेन होगा। मैंने बताया है यहाँ पे क्या है, अगर सपोज अगर इस बीम को हम कैसे बेंड करें, सपोज ऐसे कुछ मोमेंट लग रहा है, ठीक है, प्योर बेंडिंग का केस है, ये ऐसे कुछ अगर बेंड होगा तो ये क्या बनेगा, ऐसे फॉगिंग। ठीक है, ऐसा बन जाएगा बेंड होके। ठीक है, तो आप टॉप पार्ट क्या है टेंशन में, बॉटम पार्ट कंप्रेशन में, मतलब टॉप पार्ट टेंशन, बॉटम। सर वॉइस नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रही है आपकी सर। हेलो। हेलो। यहाँ पे जीरो स्ट्रेन है, यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, मैक्सिमम है टॉप या बॉटम फाइबर पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, of the several prismatic beam of equal length and of same material, the beam that can carry maximum load in fracture is the one having maximum। ये क्या कह रहा है कि सेवरल प्रिज्मेटिक बीम अगर इक्वल लेंथ की है, उसमें कौन सी बीम होगी जो मैक्सिमम लोड कैरी करेगी, या मैक्सिमम, उसको फ्लेक्सर के टर्म में पूछ रहा है। फ्लेक्सर का एक वर्ड और होता है जिसको हम कहते हैं
क्या, बेंडिंग। ठीक है, तो जहां भी फ्लेक्चर वर्ड लिखा देखिए समझ लीजिए बेंडिंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो बेंडिंग फ्लेक्चर सेक्शन कौन सा स्ट्रांग होता है, ये मैंने क्लास में बताया है कि फ्लेक्चर सेक्शन आपका स्ट्रांग होता है जिस सेक्शन का, जैसे कि आप देखिए m इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड, यही होता है। तो जितना ज्यादा जेड होगा, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा, उतना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सेक्शन मॉडुलस पे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस, ऑप्शन सी। सेक्शन मॉडुलस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन, जिस सेक्शन का जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस, उतना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस, उतना ज्यादा उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी इन फ्लेक्सर। क्लियर है? यस सर। तो ये हो गया आपका सेक्शन मॉडुलस। बाकी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मोमेंट, अब एक्चुअली जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू होता है आई डिवाइडेड बाई वाई मैक्स। तो बेंडिंग के केस में, फ्लेक्सर केस में सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होने से आपका सेक्शन बेंडिंग में स्ट्रांग नहीं हो जाएगा। इनडायरेक्टली ये बात सही है कि जिस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, उस सेक्शन का फ्लेक्सर में कैपेसिटी ज्यादा होता है। बट यहाँ पे ऑप्शन में सेक्शन मॉडुलस है, और सेक्शन मॉडुलस इज द मोर एप्रोप्रिएट आंसर, और वही स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, वो एक इनडायरेक्ट थिंग था। जब हम आई को बढ़ाते हैं तो हमारा जेड भी बढ़ता है, बट सिर्फ आई को बढ़ाने से नहीं, यहाँ पे देखिए वाई मैक्स भी लिखा हुआ है। वाई मैक्स मतलब अगर आपका सेक्शन न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा होगा, मतलब वाई की अगर वाई बढ़ेगा तो आपका जेड क्या होता है, फिर रिड्यूस करता है, तो वाई पर भी डिपेंड कर रहा है वो। ठीक है, तो डायरेक्टली मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड नहीं है। इस वजह से सही ऑप्शन क्या होगा, सेक्शन मॉडुलस। और इस ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी वो स्ट्रेंथ के टर्म में पूछता है कि द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज रिप्रेजेंटेड बाय, वहां पे ऑप्शन दे देगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ऐसे करके। तो जहां पर भी स्ट्रेंथ की बात आए वहां पर सेक्शन मॉडुलस हमें दिमाग में रखना है। ठीक है, जितना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा, उसकी वैल्यू होगी, उतना ज्यादा ही हमारी बीम रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा अगेंस्ट फ्लेक्सर या अगेंस्ट बेंडिंग के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में है ए सिंपली सपोर्टेड बीम, a simply supported beam of circular cross section with diameter d and length L carries a concentrated load W at the center of the beam. The strength of the beam is proportional to. तो strength of the beam proportional to पूछ रहा है। बीम कैसा है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का है। ठीक है, बीम सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो भी सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की। ये बीम हमारा, इसका जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट इज सर्कुलर होगा। ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड लोड W एट द सेंटर। सपोज यहाँ पे आपका कंसंट्रेटेड लोड W है, तो स्ट्रेंथ ऑफ द बीम पूछ रहा है। अब देखिए ये सब वर्ड आपको जो सिंपली सपोर्टेड, ये सबसे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, क्रॉस सेक्शन से, क्योंकि स्ट्रेंथ पूछ रहा है। और मैंने अभी जस्ट बताया कि स्ट्रेंथ की जहां बात आएगी मेरे माइंड में क्लिक करना चाहिए सेक्शन मॉडुलस। तो हमको मतलब किससे है, सेक्शन मॉडुलस से। और सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, आई बाई वाई मैक्स। तो आई क्या होता है, आई किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशन ऑफ द सेक्शन से। तो यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड और डब्ल्यू लोड से कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है। हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ आई से। तो सर्कुलर सेक्शन है, ये इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर सेक्शन है तो सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आपका अबाउट न्यूट्रल एक्सिस पाई बाई 64 डी टू द पावर 4। ये सबको पता है सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अगेन वाई मैक्स, वाई क्या होता है, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। अब ये न्यूट्रल एक्सिस है अपना, ठीक है, तो यहां से वाई डिस्टेंस, तो मैक्सिमम कहां पे होगा, वाई मैक्स लिखा हुआ है, तो वाई मैक्स यही ना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, इसका पूरा का पूरा डायमीटर डी है, इसका पूरा का पूरा डायमीटर कितना है डी, यहां से लेके यहां तक, दिस इज डी। ये कितना हो जाएगा, डी बाई 2 हो जाएगा। तो वाई मैक्स की वैल्यू हम कितना रखेंगे, डी बाई 2। तो आइए इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आएगा। ओह एक मिनट, यहाँ पे अनडू का ऑप्शन, चलिए कोई नहीं, फिर से हम कर दे रहे हैं, इरेज हो गया बाय मिस्टेक। सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, इसका डायमीटर डी है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, और यहां से मैक्सिमम वाई मैक्स की वैल्यू
d/2। हम यहाँ फिर से लिख दे रहे हैं y max will be d/2 एंड y max हो गया और I इक्वल टू क्या हो जाएगा π/64 d⁴। तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा I/y, सिंस z इक्वल टू I डिवाइडेड बाई y max। ठीक है, तो I हो जाएगा आपका π/64 d⁴ डिवाइडेड बाई यही है y max की वैल्यू रख दो d/2 d डिवाइडेड बाई 2। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, d से एक d कैंसल आउट हो जाएगा और 2 से इसको कैंसल आउट कर दो, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये कितना आ जाएगा πd³/32। ये आ जाएगा आपका πd³/32, यही होगा। अब बताइए स्ट्रेंथ ऑफ द बीम इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, जो आपका z है दिस इज प्रोपोर्शनल टू d³, इज इट नॉट, z आपका d³ के प्रोपोर्शनल है। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/d³, ये तो गलत हो जाएगा, 1/d², d² तो रहेगा ही नहीं, ऑप्शन में d² जहां है उसको तुरंत एलिमिनेट कर दो। d³ कहां पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो 1/d³ नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d³ है, तो d³ डिवाइडेड बाई 1 लिखा है, तो किसी के भी डिवाइड में 1 लिखोगे तो क्या फर्क पड़ना है, तो दिस सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये तो हम समझाए, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये मुश्किल से 10 सेकंड में आपको सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, समझ में आ गया। बस यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रेंथ लिखा था, स्ट्रेंथ ऑफ द बीम, स्ट्रेंथ मतलब हम समझते हैं कि ये बात कर रहा है जेड की, और जेड के लिए हमें जरूरी है क्या, डायमेंशन, और आई π/, वही 64 d⁴ लगा है, d से d कैंसिल किए, 2 से 64 को कैंसिल किए 32, तो ये वैल्यू से π/32 से मतलब नहीं, क्योंकि वो प्रोपोर्शनलिटी पूछ रहा है, तो d³ के प्रोपोर्शनल है, बस इतना सही था। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा सबको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस टू द डिस्टेंस ऑफ मोस्ट डिस्टेंट पॉइंट ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस इज कॉल्ड। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, रेशियो है तो आई डिवाइडेड बाई about the neutral axis to the distant of the most distant point of the section from the neutral axis। अब अगर कोई सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, तो मोस्ट डिस्टेंस पॉइंट यही है, ये डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज y max, वी ऑलरेडी टोल्ड, तो I/y max पूछ रहा है, और ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू सेक्शन मॉडुलस z, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस, ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर है, यस सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस इन एन आई बीम अकर्स एट द, बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, बेंडिंग स्ट्रेस की बात कर रहा है, आई बीम अकर्स एट द, अगर कोई आई सेक्शन है तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम कहां पे होगा, ये रहा आई सेक्शन, आई सेक्शन क्या होता है, एक्स वाई दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहां पे रहेगा, सेंटर पे रहेगा, दिस इज आवर न्यूट्रल एक्सिस, और बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, लीनियर होगा, ये हमारा एजम्पशन है, इसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। अब बताइए मैक्सिमम स्ट्रेस कहां पे है, जहां पे y मैक्सिमम होगा, फिर से यहां पे लिख दे रहे हैं सिग्मा इज इक्वल टू m/i इंटू वाई मैक्स, वाई मैक्स करेंगे तो सिग्मा मैक्स मिलेगा, तो सिग्मा मैक्सिमम कहां पे होगा, जहां पे y मैक्स होगा, और y मैक्स कहां पे होगा, दिस इज y मैक्स हम कहां से लेते हैं, न्यूट्रल एक्सिस से, हम ऊपर जाएंगे, y मैक्स कहां पे है, इस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या है, आउटर मोस्ट फाइबर है, तो मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कहां पे होगा, आउटर मोस्ट फाइबर, और न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो सर। जीरो, न्यूट्रल एक्सिस पे जीरो होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, ज्वाइंट ऑफ वेज एंड फ्लेंज, यहाँ पर मैक्सिमम नहीं होगा, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, सेक्शन वेयर शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम, तो शियर स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे, शियर स्ट्रेस कहां पे मैक्सिमम होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे,
बेंडिंग स्ट्रेस कहाँ पे मैक्सिमम होता है? आउटर मोस्ट फाइबर पे, वेदर टॉप फाइबर या बॉटम फाइबर, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे हमारा वाई मैक्स है। तो जब भी मैक्सिमम स्ट्रेस की बात करें तो वाई मैक्स बेंडिंग स्ट्रेस के केस में, शियर स्ट्रेस के केस में न्यूट्रल एक्सिस पे, और मतलब किसी किसी अनसिमेट्रिकल केस जैसे ट्रायंगुलर सेक्शन की बात करें तो वहां पे न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम नहीं होता है, सेंटर पे होता है, ठीक है। तो ऐसे करके हम डिसाइड करते हैं, वहां पे वाई मैक्स से रिलेशन नहीं है। बट बेंडिंग स्ट्रेस में एकदम श्योर हो जाओ कि सिग्मा मैक्स कहां पे मैक्सिमम होगा? जहां पर वाई मैक्स मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two beam of equal cross section area are subjected to equal bending moment. टू बीम है, इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इक्वल बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड है। इफ वन बीम हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एंड द अदर हैज सर्कुलर सेक्शन, मतलब एक बीम है जिसका स्क्वायर सेक्शन है, ठीक है, सपोज ए एंड ए, ये हो गया स्क्वायर सेक्शन, और बोल रहा है कि एक का सर्कुलर सेक्शन है, एक का क्या है? सर्कुलर सेक्शन है, और दोनों इक्वल बेंडिंग मोमेंट से सब्जेक्टेड हैं, अदर है सर्कुलर सेक्शन, देन बोथ बीम विल बी इक्वली स्ट्रॉन्ग, सर्कुलर सेक्शन बीम विल बी स्ट्रॉन्गर, स्क्वायर सेक्शन बीम विल बी स्ट्रॉन्गर, या द स्ट्रेंथ ऑफ द बीम विल बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ हेडिंग। में मैंने क्लास में बताया था, बताइए कौन सी बीम स्ट्रॉन्ग होगी? अगर एक बीम है जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की है, एक बीम है जो स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में है, तो दोनों बीम में से कौन स्ट्रॉन्ग होगी? प्लीज आंसर, रेज हैंड रिक्वेस्ट। ओके, कौन सी बीम स्ट्रांग होगी? क्लास में मैंने बताया था, तीन एग्जांपल दिया था, एक आई सेक्शन का दिया था, रेक्टेंगुलर सेक्शन का दिया था, स्क्वायर सेक्शन का दिया था और सर्कुलर सेक्शन का दिया था। तो सर्कुलर और स्क्वायर में कौन सी बीम ज्यादा स्ट्रांग होगी? रिप्लाई करिए भाई। अभी भी मैंने इतने क्वेश्चन सॉल्व कराए, अभी भी मैंने बताया कि जिस बीम का जेड मैक्सिमम होगा, स्क्वायर का, जिस बीम का सेक्शन मॉडुलस मैक्सिमम होगा, उस वो बीम उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। और मैंने क्लास में एक शॉर्ट फॉर्म में बताया था कि जो आपका आई सेक्शन होता है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन से स्ट्रांग होता है, और जो रेक्टेंगुलर सेक्शन होता है वो स्क्वायर सेक्शन से स्ट्रांग होता है, और जो स्क्वायर सेक्शन होता है वो सर्कुलर सेक्शन से स्ट्रांग होता है। ये मैंने बताया था क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे किसका पूछ रहा है? स्क्वायर और सर्कुलर का, तो स्क्वायर ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसको हम थोड़ा सा प्रूफ करके भी दिखा देते हैं कि कैसे स्ट्रांग होगा। जिसका जेड मैक्सिमम होगा तो हम दोनों का सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू निकाल लेंगे, और जिसका मैक्सिमम होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों का सेक्शन मॉडुलस निकालते हैं। ये रहा हमारा रेक्टेंगुलर और ये रहा हमारा सर्कुलर। तो इसका जेड रेक्टेंगुलर सॉरी स्क्वायर है, यहाँ पे इरेज का ऑप्शन है, नहीं इरेज का ऑप्शन नहीं है, ये रहा स्क्वायर, जेड स्क्वायर, और ये रहा आपका जेड सर्कुलर। तो जेड स्क्वायर क्या होता है? थोड़ा सा डायरेक्ट लिखेंगे वैल्यू, बी डी स्क्वायर बाई 6। जेड स्क्वायर क्या होता है? बी डी स्क्वायर बाई 6। तो बी और डी, दिस इज बी दिस इज डी, स्क्वायर है, स्क्वायर में बी और डी क्या होता है? बराबर होता है। ये क्या हो जाएगा आपका? बी क्यूब बाई 6 हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर की बात करें, सर्कुलर का क्या होता है? आई बाई वाई, यहां से हो जाएगा पाई डी क्यूब बाई 32, यही होता है। तो अब इन दोनों में कैलकुलेट करते हैं कि जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी और जेड सर्कुलर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो बी क्यूब है, ये 6 है, यहाँ पे पाई डी क्यूब बाई 32 है, मतलब 1/6 की वैल्यू कितनी होगी? अगर हम 1/6 से देखें, 1/6 ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.0 बढ़ाएंगे तो 6 1 जा 6 एंड 4 आएगा रिमेनिंग, देन हो जाएगा 6 6 जा 36, तो 0.16 बी क्यूब आ रहा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखें जेड सी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 3.14 पाई की वैल्यू और 32, तो इसको आप कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये आई थिंक 0.9 के आसपास आएगा। अब आप बताइए किसकी वैल्यू ज्यादा है?
जेड एस की वैल्यू ज्यादा है तो जेड स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर देन जेड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग होगा। तो इसी वजह से आप चाहे तो इसको सिंपल याद रख लीजिए कि आई सेक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, फिर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फिर उसके बाद स्क्वायर सेक्शन, फिर उसके बाद सर्कुलर सेक्शन। या तो आप इसको सिंपल वे में याद कर सकते हैं या तो आप सेक्शन मॉडुलस निकाल के उसको प्रूफ दे सकते हैं कि हाँ आपका स्क्वायर वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्क्वायर सेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर। ओके, इसको हमने मैथमेटिकल भी देख लिया कि कैसे होगा, दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब ये क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन यूज्ड एज ए बीम इज, सबसे इफिशिएंट सेक्शन कौन होगा बीम के पर्पज के लिए? तो अब देखिए यहां पे ऑप्शन, एंगल तो बिल्कुल नहीं होगा, एंगल नहीं होगा आपका, कट करो। एच सेक्शन भी नहीं होता बीम के लिए, इसको भी कट करो। अब बचा क्या? आई सेक्शन और सर्कुलर सेक्शन। तो आप किसको यूज करोगे एज ए बीम, बताइए? आई सेक्शन को यूज करेंगे क्योंकि इसका जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, मॉडुलस ऑफ सेक्शन ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या? आई सेक्शन। क्लियर है? तो ये हो गया आसान सा क्वेश्चन। A rectangular beam of uniform strength and subjected to a bending moment M has a constant width। अब देखिए यहां पे क्या दिया है? कांस्टेंट विड्थ, हैज अ कांस्टेंट विड्थ और यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। दिमाग में क्लिक किया कौन सा केस है? यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला केस है, जो हमने कल की क्लास में, आई थिंक कल या परसों की क्लास में कराई थी, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला केस। वो भी कांस्टेंट विड्थ वाला केस है और एक बेंडिंग मोमेंट m से सब्जेक्टेड है। द वेरिएशन इन डेप्थ dx की वैल्यू पूछ रहा है, वेरिएशन इन डेप्थ विल बी प्रोपोर्शनल टू। मैंने क्लास में बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? हमारा क्या है यहाँ पे? विड्थ कांस्टेंट है, विड्थ कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, वेरी क्या कर रहा है? डी। तो सबसे पहले जेड की वैल्यू देख लो, जेड क्या होता है? बी डी स्क्वायर बाई 6 होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर के केस में। तो बी कांस्टेंट है, डी डी वेरी है, तो डी के जगह पे क्या लिख दो? डी एक्स लिख दो। और हमें पता है कि मोमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इनटू सेक्शन मॉडुलस, ठीक है। तो मोमेंट की वैल्यू m है, मोमेंट m है, यहाँ पे दे रखा है बेंडिंग मोमेंट m, इसको m रहने दो। और सिग्मा इनटू जेड की वैल्यू क्या है? b डी एक्स स्क्वायर बाई 6। अब इसको इधर ट्रांसफॉर्म कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 6m डिवाइडेड बाई 6m डिवाइडेड बाई b सिग्मा या सिग्मा इंटू बी इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर। ये मिल गया इक्वेशन। तो डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा उधर, रूट ओवर क्या हो जाएगा? 6m डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू बी। अब बताइए dx किसके प्रोपोर्शनल है? रूट ओवर m। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, रूट ओवर m। अब देखिए कितना सिंपल सा हो गया, मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगा, ठीक है। तो एकदम अच्छे से प्रूफ मिल गया। इस क्वेश्चन को कम से कम 3-4 तरीके से देता है। अभी आगे मैंने और क्वेश्चंस मेंशन किए हुए हैं और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। अगर आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाली बीम का वो टॉपिक नहीं पढ़े हो तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द assumptions इन द थियरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम इज, क्या क्या assumptions होते हैं? मटेरियल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, यंग मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एज वेल एज इन कंप्रेशन। क्या ये दोनों assumptions करेक्ट हैं बेंडिंग थियरी के लिए? बताइए। यस सर। दोनों करेक्ट है, मतलब तीनों करेक्ट है। आइसोट्रोपिक के अलग अलग लिखा हुआ है, होमोजीनियस को अलग लिखा हुआ है, मतलब ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है। तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। और ये वाला मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट है, यंग मॉडुलस जो आपका ई की वैल्यू होती है वो टेंशन और कंप्रेशन के लिए इक्वल होती है, ठीक है। तो एजम्पशन से कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लीजिए। अभी आपके जेके एसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है एजम्पशन से ही, या तो एजम्पशन से आएगा या तो मैंने जो प्रूफ वगैरह कराया वहां से आएगा, बस और कोई चांस नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए,
फॉर ए स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम, फ्रॉम ए स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर बीम कट फ्रॉम ए सर्कुलर लॉग। मैंने बताया था ना कि आप एक कोई सर्कुलर लॉग है, टिम्बर है एक सर्कुलर, और उसमें से हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का बीम या फिर कह सकते हैं रेक्टेंगुलर सेक्शन निकालना है वहां से, ठीक है। वही सर्कुलर शेप की लकड़ी है, टिम्बर है, उसमें से हमें रेक्टेंगुलर शेप निकालना है, वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। कैसे निकालेंगे, इस पार्ट को कट करके। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, जो सॉ मिल होती है जहाँ पे टिम्बर वगैरह कट किया जाता है, तो वहां पे निकालते हैं ना वो रेक्टेंगुलर शेप, स्क्वायर शेप का वो बनाते हैं टिम्बर, ठीक है, वो कट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है द रेशियो ऑफ द विड्थ एंड डेप्थ इज, मतलब अगर ये इसका विड्थ है, रेक्टेंगुलर वाले की बात करें, अगर ये विड्थ है और ये इसकी डेप्थ है, तो हमने डेप्थ को h लिया था, ठीक है, और इसका डायमीटर कितना है सर्कुलर लॉक का, सर्कुलर लॉक का डायमीटर d था। तो मैंने यहाँ पे इस केस में दो रिलेशन बताए थे, एक मैंने बताया था h बाई बी का, जो कि होता है आपका √2 मैंने बताया था, और एक बताया था h और d का, वो होता है आपका √2/3। याद आया, ये दो चीजें मैंने बताई थी, और बताया था कि दोनों से ही क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें कौन सा पूछ रहा है, विड्थ एंड डेप्थ का, रेशियो ऑफ विड्थ एंड डेप्थ, और यहाँ पे क्या है, दिस इज डेप्थ एंड दिस इज विड्थ। तो विड्थ और डेप्थ का रेशियो क्या हो जाएगा, b/h। व्हाट विल बी b/h, 1/√2 हो जाएगा कि नहीं भाई? यस सर। तो 1/√2 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए डेप्थ टू विड्थ नहीं पूछा है, विड्थ टू डेप्थ पूछा है। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से बना लोगे, थोड़ा सा दिमाग यूज करके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ इफ डेप्थ इज कांस्टेंट। अब देखिए डेप्थ को कांस्टेंट कर दिया, इसके पहले वाले में विड्थ को कांस्टेंट किया था। फॉर ए बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, केस कौन सा है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ वाला केस है, और डेप्थ कांस्टेंट है, तो विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट। तो अभी पढ़िए मत, अभी ऑप्शन मत पढ़िए, पहले हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं फिर ऑप्शन पढ़ेंगे। तो हमें पता चल गया कि डेप्थ कांस्टेंट है, मतलब डी कांस्टेंट है, तो जेड के क्या वैल्यू हो जाएगी, जेड इक्वल टू BD²/6 होता है, ठीक है। डेप्थ कांस्टेंट है, डेप्थ को छोड़ दो, बी की जगह पे एक्स लिख दो, bx मतलब बी वेरी कर रहा है, ठीक है। और m इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इंटू जेड होता है, ये भी हमें पता है। तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, बेंडिंग मोमेंट के टर्म में पूछ रहा है, मतलब m हमारा एज इट इज m रहेगा, m हमारा एज इट इज रहेगा, जेड की वैल्यू यहाँ पे रख दो, जेड की वैल्यू हो जाएगी bx/6, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, bx के टर्म में चाहिए, तो 6m हो जाएगा, ये 6m डिवाइडेड बाई सिग्मा डी स्क्वायर, सिग्मा इंटू डी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका bx। अब यहाँ पे रूट नहीं लगेगा, यहाँ पे ओवर रूट नहीं लगेगा, क्योंकि bx ही है, d² आपका यहाँ आ गया। तो अब आप बताइए कि bx किसके प्रोपोर्शनल में है, डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट के, bx किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट के। तो अब यहाँ पे अब आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया, बाकी के पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, और बाकी देख भी लो तो गलत ही लिखा होगा, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट, ऐसा है नहीं है, विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ बेंडिंग मोमेंट। लास्ट क्या है, विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग मोमेंट, इनवर्सली नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी बिना स्क्वायर रूट के। क्लियर है?